नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रतिभा राय जी की लिखी हुई कहानी बाघ। प्रतिभा राय उड़िया भाषा की एक मशहूर लेखिका हैं। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से सामाजिक अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की है। इंडियन लिटरेचर में उनके महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी बाघ। जिस दिन अग्नि प्रधान जेल से छूटा, उस दिन गांव के छोर पर जुड़वे इमली के पेड़ की छाया में खड़े होकर उसने सोचा, कहाँ जाए। अग्नि की विवाह योग्य कन्या का बलात्कार करने के आरोप से जिस दिन उसके मालिक बीरबल को अग्रिम जमानत मिल गई, उस दिन गांव के छोर पर उनके समर्थक और उन पर निर्भर करने वाली आम जनता ने फूलों की माला लिए उनका इंतजार किया था। इसलिए अग्नि ने सोचा था कि उसके जेल से लौटने की राह में भी फूलों की ढेरियां लगा दी होंगी गांव वालों ने। अग्नि ने बलात्कार तो नहीं किया था, मालिक की कुंवारी बेटी मीना के बलात्कार की कोशिश भर की थी। मालिक बीरबल द्वारा बलात्कार का अपराध सबूतों के अभाव में खारिज हो गया था। गिरफ्तार तक नहीं हुए थे उसके मालिक। गांव वालों के सामने कहीं हथकड़ी न लग जाए, सोचकर रुपया पैसा खर्च करके उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत करा ली थी। क्या अग्रिम जमानत का मतलब पहले से ही तैयार रहना नहीं है? चोर का मन चोर की अंटी में होता है। अग्नि द्वारा बलात्कार की कोशिश करना ही इतना बड़ा अपराध हो गया। बड़े लोगों का चावल चबाना शौक कहलाता है, जबकि गरीब चावल चबाता है भूख के कारण। यह बात आज प्रमाणित हो रही है, ये सुनकर कि उसके आने की खबर पाकर गांव वाले ढेला पत्थरों से उसका स्वागत करेंगे। गांव देवता के पीपल की छाया में ढेला पत्थरों की ढेरियां लगाए गांव की जनता उसका इंतजार कर रही है। अग्नि के गांव की मिट्टी पर पैर रखने से पहले ही उसे क्षत विक्षत करने की कसम खा रखी है उन सबों ने। अग्नि ने अपने मालिक की बेटी का बलात्कार करने का प्रयास करके गांव वालों की नाक कटा दी है। जिस लड़की को गोद में खिलाकर बड़ा किया, उस लड़की को अग्नि ने पाप की नज़र से देखा कैसे? आंखें फूट नहीं गई उसकी? पुतलियां बाहर निकल क्यों नहीं आईं? छी छी, अपनी बेटी समान मीना के बलात्कार की कोशिश करते समय बिजली कैसे नहीं गिरी उसके सिर पर? हालांकि अग्नि ने अपने मालिक पर गुस्सा उतारने के लिए ऐसा बर्बर कार्य किया था। यदि मालिक ने उसकी बेटी का बलात्कार किया तो वो भी उसकी बेटी का बलात्कार कर सकता है। जैसे को तैसा वाली नीति। दोनों बर्बर कार्य मूलतः एक जैसे होने पर भी अग्नि का प्रयास अधिक संगीन और निंदनीय था, क्योंकि मालिक तो सदियों से अपने नौकरों व प्रजा की बहु बेटियों को भोगते आए हैं। कहते हैं वो तो उनकी मर्दानगी है और अधिकार भी। शास्त्र पुराण इतिहास भूगोल लिखित अलिखित दिनचर्या में यही लिखा है। सिर्फ बलवान ही दानव नहीं होते, सर्वशक्तिमान देवता द्वारा भी मर्त्यलोक की नारी का बलात्कार भोग करने की बात देखे न होने पर भी ऐसी बातें कानों ने सुनी तो हैं। कहते हैं दुर्बल पर सबल का अत्याचार सृष्टि का नियम है। दुर्बलों को ग्रस कर सबलों का टिके रहना न जाने किस अनादिकाल से चला आ रहा है। बड़ी मछली का छोटी मछली को खा जाना क्या बड़ी मछली का अपराध माना जाएगा? पर दुर्बल सबल पर कहाँ कोई अत्याचार करता है? छोटी मछली का इतना बड़ा मुंह कहाँ कि वो बड़ी मछली को निगल जाए? क्या कभी किसी ने सुना है कि बाघ को हिरन ने खा लिया? क्या ऐसी घटना घटी है कि प्रजा ने राजा की बहू बेटी का बलात्कार किया हो? किंतु अग्नि से ये अनहोनी हो ही गई। अग्नि ने सृष्टि का ये नियम तोड़ा है। नौकर होकर मालिक की कुंवारी कन्या का बलात्कार करने की कोशिश करने के अपराध में सजा काट रहा था, अब छूट कर आ रहा है। किंतु गांव वालों ने कसम खा रखी है कि जीते जी अग्नि इस गांव की माटी नहीं छू सकेगा। अग्नि का पैर पड़ते ही गांव अपवित्र हो जाएगा। अग्नि को फांसी मिलनी चाहिए थी, पर न जाने किन ग्रहों के बल पर बलात्कार और हत्या का प्रयास करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा मिली। उसी कारागार में उसकी पूरी उम्र बीत गई पश्चाताप में। अग्नि का पश्चाताप उसके अपराध के प्रयास के लिए नहीं था, वो अपराध करने से क्यों वंचित रह गया इस बात के लिए था। काश अपराध कर लिया होता तो उसे अग्रिम जमानत तो मिल गई होती। अच्छे वकील पर पैसे खर्च किए होते तो सबूत के अभाव में मालिक की तरह वो भी बरी हो गया होता। मन ही मन मुस्कुराया अग्नि। सबूत की कमी होती है उन लोगों के अपराध साबित न करने के लिए जिनके पास लाल लाल आंखें दिखाने की क्षमता होती है। लाल लाल पानी पिलाने को धन है। अग्नि के पास क्या है? घर में भात की हांडी औंधी पड़ी है,
मालिक के घर 3 पुश्तों से गुलामी चल रही है। मालिक की दया से जीते आए हैं, उसके बप्पा दद्दा और वो खुद। उससे ये अनहोनी हो गई, जिसके एक के अधिक चश्मदीद गवाह भी मिल गए। इसलिए अग्नि अपराध न करके भी जेल भोगने से भले ही न बच पाया हो, एक इतना बड़ा पाप करने से तो बच गया। पाप? अग्नि के उदास चेहरे पर पुनः मुस्कुराहट फैल गई। क्या पाप सिर्फ उस जैसे गरीबों की बाड़ी में ही फलता है? क्या अमीरों के लिए पाप कुछ भी नहीं? एक ही जैसा पाप करके कोई किस तरह बाइज्जत बरी हो जाता है, तो कोई गुनहगार साबित हो जाता है। नहीं समझ पाता अग्नि। यहाँ तक कि गरीब तो बेगुनाह होते हुए भी अपराधी है। किंतु अग्नि जैसे धर्म से डरने वाले विश्वसनीय सच्चे प्रभु भक्त नौकर ने अपने मालिक की बेटी के प्रति ऐसी जघन्य चेष्टा कैसे की? क्या सचमुच गोद में खिला खिलाकर बड़े किए मीना के यौवन ने उसे कानमोन्मत्त कर दिया था? ऐसा सोचते अग्नि का पेट ऐंठने लगता और उसे उबकाई आने लगती है। पाप बोध पेट को मथ देता है। उसका मन और विवेक ही उसकी बात पर विश्वास करेंगे, दूसरे लोग क्यों करेंगे? लोगों ने तो जो कुछ आंखों से देखा उसे ही मान लिया। उसे झुठलाने की हिम्मत अग्नि में नहीं थी। काम वासना ने नहीं, बल्कि बदले की खूंखार भावना ने ही उस दिन अग्नि को अंधा कर दिया था। अग्नि नौकर हुआ तो क्या, उसके भीतर के भाव भी नौकर के ही होंगे? क्या अग्नि बाप नहीं है? क्या उसमें मर्दानगी नहीं है? जो दूध घी खाता है, क्या मर्दानगी उसी में होती है? जो रूखा सूखा खाता है, क्या वो नामर्द होता है? अग्नि भी अपनी मर्दानगी दिखा सकता है, बदला ले सकता है। बेटी का बलात्कार होने से बाप की मनोदशा क्या होती है, इस बारे में मालिक को सबक सिखाने की सोचना क्या अस्वाभाविक है? जज साहब कैसे नहीं समझ पाए ये बात? अग्नि के वकील में ताकत ही कितनी थी कि वो किसी को समझा सके। उस दिन अग्नि की इकलौती लाडली बेटी महुआ का खून पीकर चाट चूट कर मुंह पोंछने के बाद खद्दर की सफ़ेद धोती पहन अधपके बाल खूब चिकनाई से संवार कर उस पर गांधी टोपी डालकर मालिक बीरबर ने कोर्ट में बयान दिया था, मैं गांधीवादी विनोबा पंथी धर्म परायण समाज सेवक हूँ। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के उत्थान के लिए स्थापित स्वयंसेवी संस्था सबला का संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। मेरे पुराने नौकर अग्नि की बेटी महुआ की काया मेरे ही अन्न से बनी थी। मेरी बेटी मीना का सारा काम करके हमारी ही जूठन खाकर वो बड़ी हुई है। मैं महुआ के पिता समान हूँ। वो मुझे मालिक ना बुलाकर मीना से सुनकर बाबूजी कहकर बुलाया करती थी। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि मुझ जैसा एक धर्मात्मा, समाज सेवक, गांधीवादी ऐसा जघन्य कार्य कर सकता है? मेरा दुर्भाग्य है कि एक ऐसी घृणित घटना के साथ मेरा नाम घसीटा जा रहा है। कलयुग में दूसरे की भलाई करके मुसीबत में फंसना ही पड़ता है। न जाने किस बदमाश ने महुआ पर पाशविक अत्याचार करके उसकी हत्या कर दी। मैं ठीक उसी वक्त अग्नि के घर की ओर उसका हालचाल पूछने गया था। मैं अग्नि का मालिक हूँ, क्या उसका भला बुरा पूछना मेरा कर्तव्य नहीं है? अग्नि की बेटी मरी पड़ी थी, बात बाहर फैलने से अग्नि की फजीहत होगी सोचकर मैंने बदनसीब अग्नि को समझा बुझाकर शव का दाह संस्कार करवा दिया। बस यही है मेरा दोष। बाद में मेरे दुश्मनों ने अग्नि को बहला फुसला कर मेरे नाम से शिकायत लिखवा दी। दरअसल मालिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। महुआ मुट्ठी भर राख बन चुकी थी थाने में शिकायत करने तक। क्या राख कभी कुछ बोलती है? अग्नि ने भी थाने में पहले से कोई सूचना नहीं दी थी। सोचा था उससे क्या लाभ, क्या बेटी शमशान से उठकर चली आएगी? किंतु अग्नि के भीतर का बाप मालिक की मर्दानगी को माफ़ नहीं कर सका। रात में अग्नि को नींद नहीं आई। बुरा सपना आया, मानो महुआ का नग्न प्रेत रोते हुए इधर उधर भटक रहा है, कह रहा है, इतनी सुंदर पृथ्वी पर मैं अपने किस दोष के कारण नहीं जी सकी बप्पा? रोटी और कपड़े के सिवाय मैंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। क्या तुम मुझ पर हुई इस बर्बरता का बदला नहीं लोगे? मेरी आत्मा को जरा सी शांति नहीं पहुंचाओगे? एक नहीं, दो नहीं, 15 दिनों तक अग्नि ने इसी तरह जगते हुए दुस्वप्न देखे हैं। उसके भीतर बदले की आग भड़क उठी है, पर वो मालिक से बदला कैसे ले? अग्नि ने थाने में शिकायत की, पर सबूत कहाँ था? मालिक की निर्मल छवि झूठी है, कीड़ा लगे बेर की तरह, ऊपर से चिकना और भीतर से दूषित। इस बात की सत्यता प्रमाणित नहीं कर सका अग्नि, पर अग्नि हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन अग्नि के सिर पर भूत सवार था। मीना घर में अकेली थी। अग्नि रोजाना की तरह घर की रखवाली कर रहा था। अग्नि मीना का ध्यान बचपन से रखता आया है।
उस पर मच्छर मक्खी तक नहीं बैठने दिया। बड़े लाड़ से, बड़ी श्रद्धा से अपनी बेटी से भी अधिक ख्याल रखा। इसलिए बढ़ती उम्र की लड़की मीना को अग्नि के जिम्मे छोड़कर मालिक मालकिन निश्चिंत होकर अपने दोस्त के घर गए थे, जबकि अग्नि ने मालिक के विरुद्ध पुलिस में शिकायत की थी। मालिक ने कैसे नहीं सोचा कि अग्नि अपनी बेटी पर हुई बर्बरता का बदला ले सकता है। शायद इसलिए कि अग्नि अब भी था मालिक का अन्न जल खाने वाला नौकर। मालिक ही थे उसके अन्नदाता। क्या नौकर बदला नहीं ले सकता? क्या उसके शरीर का खून ठंडा पड़ चुका है? गरीब का पितृत्व क्या पखाल भात के कटोरे में पनिया जाता है? शायद इसीलिए अग्रिम जमानत मिलने के बाद अग्नि की पीठ थपथपाते हुए उसे पैसे देते हुए मालिक ने कहा था, मैं जानता हूँ रे अग्नि, विपदा के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसीलिए इतने दिनों का विश्वासी नौकर होते हुए भी तूने दूसरों के बहकावे में आकर मेरे विरुद्ध शिकायत की। जिस पेड़ पर बैठा है उसी की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाना मूर्खता के सिवाय और क्या है? महुआ तो मर खप गई, पर क्या तेरे बेटे और जोरू को नहीं जीना है? कैसे जिएंगे? जिसने तुझे ऐसी सलाह दी है, क्या वो तेरा पेट भरेगा? इस गांव में कितने लोगों में ताकत है नौकर चाकर के वंश को पालने की? चल जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अपना दिमाग ठीक करके रह। तेरे बाद तेरे बच्चों को नौकर रखने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। कुत्ते ने आदमी को काट लिया तो क्या आदमी भी कुत्ते को काटेगा? सचमुच अग्नि ने मुंह बंद कर लिया था। मालिक के घर में पहले की तरह काम करने लगा। शायद मालिक अपना पाप भूल चुके थे। उनके लिए वो पाप एक मामूली पाप था, बाएं हाथ से मच्छर मारने की तरह। पर अग्नि कैसे भूल सकता है उस पाप की यंत्रणा को? क्या अग्नि नहीं जानता कि मनुष्य के खून से ही मच्छर का पेट फूला रहता है? गांव की महुआ की उम्र की किसी लड़की को देखने से महुआ की वो विभत्स निर्वस्त्र मृत देह अग्नि की आंखों के आगे नाचने लगती है। अग्नि का पनिया खून गाढ़ा होने लगता है। ठंडे खून में उष्ण प्रवाह प्रखर होने लगता है। खासकर मीना बिटिया को देखने से महुआ की याद असह्य हो उठती है। महुआ और मीना बिटिया में उसने तो कोई फर्क नहीं किया था। मालिक ने महुआ को गलत नज़र से कैसे देखा? मालिक और नौकर की आंखों में भले ही फर्क ना हो, शायद नज़रों में फर्क होता है। क्या अग्नि कभी मालिक नहीं बन सकता? मालिक बनने की ऐसी क्या विशेष योग्यता उसके मालिक में है जो उसमें नहीं? ये बात अग्नि की आंखें नहीं पकड़ पाती। अग्नि का धन से न सही, मन से मालिक बनना क्या असंभव है? उस दिन अग्नि खुद को मालिक समझ बैठा। खुद को मालिक समझे बिना बर्बर कांड नहीं किया जा सकता। मालिक ने विदेशी माल चढ़ाया था, अग्नि देशी माल चढ़ा कर आया है। आजकल गांव देहात में जीवन रक्षाकारी दवाइयाँ चाहे मिले ना मिलें, रात बिरात देशी माल ढूंढने से मिल जाएगा। अग्नि आंखें लाल किए घर में घुसा। धूप थोड़ी थोड़ी खिली थी। मीना धूप की ओर पीठ किए अपने गीले बाल सुखा रही थी। अग्नि ने धड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। ना जाने मीना का कौन सा सपना टूट गया उस आवाज़ से। उसने खुली पीठ आंचल से ढकते हुए जैसे पीछे मुड़कर देखा, खून से डह डह लाल आंखें निकाले उसे सिर से पैर तक निकल जाने की मुद्रा में ताक रहा था एक बाघ। अग्नि का मीना की ओर इस तरह ध्यान से देखना आज कोई नई बात नहीं थी। मीना की ओर देखते समय उसकी आंखों से प्यार और वात्सल्य का सोता बहते मीना ने न सिर्फ देखा है, उसे उसने अपने आंचल पसार कर खुलकर भरा भी है। महुआ की मौत से मीना मर्माहत हुई है। अग्नि काका को धीरज बंधाते हुए बार बार कहा है, महुआ भले ही साथ छोड़ गई, मैं तो जिंदा हूँ काका। क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? किंतु आज अग्नि की आंखों में वात्सल्य का गंगाजल नहीं झर रहा था, झर रही थी बदले की भयावह आग। अग्नि काका दिख रहे थे कल्पित भूत प्रेत की तरह डरावने। बचपन में मीना को कई बार बाघ की आवाज़ निकालते हुए डरा डरा कर खाना खिलाया है अग्नि काका ने, पर आज का ये डराना कोई बहाना नहीं, हकीकत थी। मीना समझ ना सकी कि अग्नि काका अपने अंदर में खुद ही अपने को बाहर निकाल रहा है और एक खूंखार जानवर उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। वो पशु सिर्फ मांसाहारी नहीं, खून भी पीता है। वो पशु मीना की दयनीय मृत्यु का बदला लेने को तैयार है। मृत्यु भय ने मीना के सारे भय को सरसों के कण सा नगण्य बना दिया। पर मीना मरना नहीं चाहती, जीना चाहती है। जान बचाने के लिए इस वक्त वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। दांत और नाखून दिखाकर उसकी ओर पूरे संकल्प के साथ बढ़ते चले आ रहे जानवर से अपनी जान बचाने का उपाय ढूंढने लगी। अग्नि का इंसानी चेहरा धीरे धीरे छिपने लगा। उसके हाथ पैर बन गए बाघ के पंजे, उसके दांत नाखून निकल आए। उस वक्त वो पूरा का पूरा जंगली बाघ बन चुका था। अग्नि
बाघ का मुखौटा लगाने सा दिख रहा था मीना की आंखों में, लेकिन अग्नि के अंदर का इंसान मानो इतनी आसानी से देह छोड़ने को तैयार नहीं था। एक घट से दूसरे घट में प्रवेश करने में इतना कष्ट, इतनी यंत्रणा। अग्नि नहीं जानता था कि मीना को मारने से पहले अपने भीतर के अग्नि काका की भी निर्ममता से हत्या करनी होगी। वो नहीं जानता था कि इंसान से अनायास जानवर बनना इतना कष्टदायी होगा। तो फिर इंसान रोजाना अनायास ही जानवर कैसे बन जाता है? शायद बहुत से लोग सचमुच के जानवर होते हैं, इंसान का लबादा ओढ़कर घूमते फिरते हैं समाज में, इसलिए कायांतर उनके लिए कठोर साधना नहीं, एक विलास है। किंतु अग्नि का बड़ा कसूर ये था कि उसके गरीबी और धूप से तपी चमड़ी के नीचे एक कमजोर इंसान भी सिमटा सहमा सा बैठा हुआ है। लाख कोशिशों के बावजूद वो जाग नहीं रहा है, अपनी जगह से हिलने को नाराज। लेकिन अग्नि की प्रतिज्ञा अग्नि को निष्ठुर बना रही है। अग्नि को लगता है अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए पहले उसे मरना होगा और उसके बाद अपने भीतर के सोए हुए जानवर को जगाना होगा। वो मालिक को दिखा देगा कि भात मांड खाने वाली देह में भी कितनी ताकत है, तुच्छ भृत्य में भी मर्दानगी भरी है। मालिक ने उसे जैसा मरा सांप समझ रखा है, सचमुच में वो ऐसा है नहीं। इंसान और जानवर की भयावह लड़ाई के बीच अग्नि लगभग पागल सा हो गया है। उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर तार कर दिए, उसके बाद अपनी देह, अपने चेहरे को अपने ही नाखूनों से लहूलुहान कर दिया। आंगन से एक बेंत उठाकर खुद को ही मार मार कर पूरी देह में नीले नीले चकत्ते बना डाले। उसने अग्नि नाम के इंसान को रक्ताक्त कर दिया। इस बार सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं, उसकी भावना भी बाघ बन चुकी थी। दुनिया भर के पाश्विक उल्लासों को स्मरण कर कुत्सित लालसा से उसने अपने भीतर के जानवर को जगा लिया और गरजते हुए मीना पर झपट पड़ा। मीना ने अपनी जीवन रक्षा के अंतिम उपाय का प्रयोग करते हुए खुद को पूरा निर्वस्त्र करके सौंप दिया उस पशु को और रोते हुए अनुनय विनय करने लगी। तुझे जो कुछ करना है कर ले अग्नि काका, पर मेरे बाबूजी ने जिस तरह महुआ को जान से मारा था, तू मुझे मत मारना। मैं जीना चाहती हूँ काका। अग्नि का पुनः घटांतर हो गया मीना का खुला बदन देखकर। उसने गुस्से में आग बबूला हो मीना को पीछे ढकेल दिया और उसे घुसे थप्पड़ मारने लगा, आंखें बंद करके। उतारी हुई साड़ी लाकर मीना पर डालते हुए बोला, मैं जानता हूँ तू महुआ नहीं मीना है। तूने महुआ का भ्रम पैदा करने के लिए अपना विभत्स रूप दिखाया है। महुआ के लिए मैं पाश्विक नहीं बन सकता, ये तू जानती है। इसीलिए तो तूने माया जाल बिछा दिया मेरी आंखों के आगे। छी छी, तू मर क्यों नहीं गई मीना देई? मरने से इतना डरती है? दुख भूख में पलने वाली मेरी महुआ को जान का डर नहीं था, जानवर से जूझते हुए मर गई वो। मक्खन मलाई खाकर तूने जीवन का मतलब समझा है, सशरीर जीना? तब तो मौत ही तेरा एकमात्र पुरस्कार है। पहले साड़ी पहन पहन कहता हूँ। अग्नि ने जमीन पर पड़ी मीना को बाल पकड़कर उठाने की चेष्टा की। भयभीत मीना अब भी कहती चली जा रही थी, तुझे जो करना है कर ले काका, मुझे मारना मत, मरने से मुझे बहुत डर लगता है। तो फिर मर मर मर। होशो हवास खोकर अग्नि मीना को झकझोरते हुए साड़ी पहनाने की कोशिश कर रहा था। भुबक भुबक कर रोते हुए बोलने लगा, तूने ये कैसे समझ लिया मीना देई कि तुझे गोद में खिला खिला कर बड़ा करने वाला, बाज की तरह पंख पसारे पग पग पर तेरी इज्जत की रक्षा करने वाला अग्नि काका आज अपनी बेटी की मौत का शोक मिटाने के लिए तेरी इज्जत लूटेगा? छी छी, क्या यही है तेरी शिक्षा दीक्षा? इतना छोटा है जीवन तेरे लिए? यदि आज मेरी जगह कोई और होता तो अपनी इज्जत गंवा बैठती चंडालिनी। मालिक मालकिन लौटकर आते तो मैं उन्हें क्या जवाब देता? पर मैं जानता हूँ मेरे भीतर एक पशु गरजने लगा था, तभी तो मैंने अपने आप को इस तरह शक्त विक्षत कर लिया। देख रही है ना तू? साड़ी पहनकर झाड़ झूड़ कर बैठ गई मीना। माँ बाबूजी लौट ही रहे होंगे। मीना के मूर्छित शरीर को साड़ी से ढकते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था अग्नि, और खुद को कोसते धिक्कारते हुए कहता जा रहा था, मैं चंडाल क्या करने जा रहा था? क्या बाप के पाप की सजा बेटी को देना न्याय है? कितने बड़े अन्याय की राह पर चल पड़ा था मैं, सत्यानाशी चंडाल। मालिक मालकिन गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे आंगन में। पुलिस पहुंच चुकी थी। फटे चिटे कपड़ों में लगभग निर्वस्त्र अग्नि को हथकड़ी पहनाकर गांव के रास्ते में चला चला कर ले जाते समय गांव के लोग उस पर थू थू कर रहे थे। सबके मुंह में बस एक ही धिक्कार निकल रहा था। जूठन चाटने वाले एक तुच्छ नौकर का इतना साहस मालिक की बेटी के साथ। अग्नि पर ढीले पत्थर की बौछार हो रही थी चारों ओर से। सिर झुकाकर चलते हुए अग्नि सारे तिरस्कार सहता चला जा रहा था। मुकदमे के वक्त अग्नि के लिए वकील ने कोई सफाई नहीं दी।
अग्नि ने अपना पाप स्वीकारते हुए कहा था। हाँ, बदले की ज्वाला धधक रही थी मेरे अंदर। उस ज्वाला को बुझाते समय मैं खुद भी जल गया, जलाकर खाक कर दिया खुद को। जिन हाथों ने मीना बिटिया को पाला था, उन्हीं हाथों से मैंने मीना के कोमल बदन पर घूंसे थप्पड़ मारे हैं। सुकुमारी मीना बेहोश हो गई थी मेरी मार से। इसके सिवाय मेरे मन में और कुछ भी नहीं था। मुझे जो भी दंड देना चाहें दीजिए। अट्टहास भर गया था न्यायालय कक्ष में। अग्नि की सफाई उसका पाप साबित कर रही थी। अग्नि को जीवन भर की सजा हो गई। अग्नि को पछतावा हो रहा था। यदि बदला लेना था तो सचमुच का बाघ बनकर मालिक के गले में छेद करके उसका खून पीना था। झूठ मूठ का बाघ बनकर बेटी के समान मीना को झूठा डर क्यों दिखाया? अग्नि को जेल भोगने का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसके जैसे सैकड़ों अपनी अपनी बेगुनाही साबित न कर पाने के कारण सजा काट रहे हैं। रोजाना सैकड़ों महुआ पाशविकता का शिकार बन रही हैं। सैकड़ों मालिक अग्रिम जमानत लेकर समाज के जंगली रास्तों पर सरेआम घूम रहे हैं। उसके नसीब में जो कुछ घटित हुआ वो नई बात नहीं है। ऐसी घटनाएं हमेशा से घटित होती रही हैं, भविष्य में भी घटेंगी। जो सहजी घटित हो रही है और समाज उन्हें मुंह बंद करके स्वीकार कर लेता है। वो न्याय जो अन्याय प्रकृति का नियम मान लिया जाता है। बाघ घास नहीं खाता, मांस खाता है। खूंटे से बंधे गाय बैल मांस नहीं खाते, खून नहीं पीते, जूठन खाते हैं, घास खाते हैं, मांड पीते हैं। अग्नि को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि वो बैल नहीं बाघ है? पल भर के लिए सही, अग्नि ने खुद को बाघ मानकर मांस का शिकार करने का प्रयास करके प्रकृति का नियम तोड़ा है, इसीलिए वो दंड भोग रहा है। जेल से रिहा होने तक उसके अंदर का झूठा बाघ मरकर खाक हो चुका होगा। अब वो गाय बैल की तरह मुंह करके सोंटे की मार खाएगा और समाज की सेवा करता रहेगा। समाज के प्रचलित नियम मान लेने में अब उसे कोई अफसोस नहीं। 14 साल तक खून पसीना बहाकर झूठे बाघ की हत्या करके अग्नि जेल से रिहा होकर आया है, गांव वालों की सेवा करके बाकी का जीवन प्रभु का नाम लेकर बिताने के लिए। किंतु गांव के बाहर ही उस पर ढेले पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। गांव में उस जैसे पापी के लिए कोई जगह नहीं है। सच्चे बाघ मारते हैं, झूठे बाघ मरते हैं। यही प्रकृति का नियम है। अग्नि ने प्रकृति का नियम मान लिया और गांव के छोर पर आंखें बंद करके सो गया। इतने बड़े दुख दैन्य भरे जीवन में इतनी निश्चिंत नींद उसे पहले कभी नहीं सोई थी। अग्नि के बदन में जगह जगह नीले नीले चकत्ते उभर कर बाघ जैसी चमड़ी दिखने लगी थी, लेकिन उन घावों में इंसानी खून की गंध का पता चल गया था गांव के छोर पर इकट्ठे गाय बैलों को। अभी आप सुन रहे थे प्रतिभा राय जी की लिखी हुई कहानी बाघ। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।